हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे आपके कोस्ट अकाउंट जो सब्जेक्ट है उसमें याद शक्ति बैच मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और ये बड़ा ही यूनिक याद शक्ति बैच है। आप इसे रिवीजन बैच भी कह सकते हैं, आप इसे फास्ट ट्रैक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो में इन्फॉर्म किया है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि वो वीडियो आपको कंपलसरी देखना है, क्योंकि इस बैच से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकती है आपकी स्टडी बेहतर करने के लिए, इफ़ेक्टिव करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट कोस्ट अकाउंट याद शक्ति बैच, इस तरीके से हेडिंग भी डाल दूंगा और आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, वो देखना ज़रूर है क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं कह दूँ कि भाई याद शक्ति बैच में हम जो है चैप्टर का फास्टली हम रिवीजन करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि हम जो है एक फास्ट ट्रैक बैच चलाएँगे। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे फास्टली क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो उस चीज़ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मटेरियल कोस्टिंग। ठीक है, मटेरियल कोस्टिंग में क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे मटेरियल कोस्टिंग में क्या करना होता है, क्या मतलब होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री होती है। ठीक है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में हम क्या करते हैं भाई, फैक्ट्री में हम क्या करेंगे, फैक्ट्री में हम क्या करेंगे, ये हमारी फैक्ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये फैक्ट्री है हमारी। ओके जी, इसके बाद इसमें यहाँ पे ऊपर ये चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए, ये फैक्ट्री का, ये अब लग रही है फैक्ट्री। ठीक है जी, तो ये हमारी फैक्ट्री हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई फैक्ट्री हमारी क्यों होती है, हमारी कंपनी है फैक्ट्री, आप कोई भी चीज़ नाम ले लीजिए। हम क्या करते हैं भाई, हम अपना मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मटेरियल हम बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, तो ये मैंने लिख दिया प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कोई भी मटेरियल यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट ही लेने देता हूँ, क्योंकि इसके लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल हम वर्ड यूज़ करेंगे। हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है जी, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें क्या लगेगा भाई, रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालना सीखना है। देखिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट तीन चीज़ें मेनली, ठीक है, मेनली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो इन डिटेल काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती रहती है। मेनली यहाँ पे मैं बात करूँ, तीन चीज़ें होती है। एक रॉ मटेरियल, इस पे फिर हमारा लेबर वर्क होता है। ठीक है, लेबर वर्क, और उसके बाद ओवरहेड भी इसमें लगते हैं। ठीक है, और इनके सब के सेपरेट चैप्टर आपको दे रखे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसके बाद लेबर कॉस्टिंग भी आपको पढ़ना है और ओवरहेड कॉस्टिंग भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको एक कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ना है, जहाँ पे आप इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें, रॉ मटेरियल है तो क्या क्या चीज़ें उसमें एडेड होती है, कौन कौन सी कॉस्ट लगती है। लेबर है तो लेबर में क्या क्या चीज़ें होती है, ओवरहेड है तो ओवरहेड में क्या क्या चीज़ें होती है, और ओवरहेड के बाद क्या क्या खर्चे लगते हैं, वो सारी की सारी एक कॉस्ट शीट आप पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन हम अभी इस दोनों के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी फोकस करेंगे किस पे, हम अभी फोकस करेंगे रॉ मटेरियल पे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे चैप्टर का नाम है मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है, तो इस पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो आइए देखिए, मटेरियल की हमें कॉस्ट निकालना सीखना है। मैं थियरी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज थियरी आप जो है अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं सेपरेट वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे हम फास्टली थोड़ी थोड़ी थियरी जो है, जो इंपॉर्टेंट थियरी वो हम डिस्कस कर लेंगे फास्टली। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फोकस करूँगा अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ठीक है जी, चलिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने अपनी PDF ओपन करके रख दी है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको जो है पूरे का पूरा एक चैप्टर का समरी जो है वो प्रोवाइड कर दिया है, और ये PDF मैं ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा है, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए,
सबसे पहले होता है आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पूछा जाए। देखिए पूरे चैप्टर में जो है आपको बेसिकली 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका ये जो मटेरियल कॉस्टिंग है, बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड, दूसरा एक फॉर्मूले से रिलेटेड जहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसके हिसाब से कॉस्ट निकालिए, ठीक है। और तीसरा होता है टोटल कॉस्ट मेथड, मतलब कि ये टोटल कॉस्ट आपको पूछा जाता है जहाँ पे हमें परचेज कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। फिर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये निकालते हैं। अभी हम डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पहले पॉइंट, 3 पॉइंट मुझे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, फॉर्मूला और टोटल कॉस्ट। सबसे पहले फॉर्मूले पे मैं चला जाता हूँ जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री की कितनी कॉस्ट होगी ये पूछा जाता है, ठीक है। आपके ऐसे मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 1 है, अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। सबसे पहले आपको परचेज प्राइस या फिर आपको कहा जाता है इनवॉइस प्राइस या फिर लिस्टेड प्राइस, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। कोई भी नाम से आपको दिया जाता है, परचेज प्राइस दिया जाता है, इनवॉइस या फिर लिस्टेड की बात करें, ठीक है, लिस्टेड प्राइस, आपको ये चीज़ें गिवन होती है। सबसे पहला ये चीज़ हमें लिखनी होती है, क्योंकि देखिए मैं सिंपली अगर आपको जो है एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको जो है एक कहानी के फॉर्म में भी समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो ठीक लगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक कहानी भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इतने कहा कि भाई इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। इन्वेंट्रीज की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले ये हमारी इन्वेंट्री है, ओके। तो देखिए इन्वेंट्री की कॉस्ट मतलब कि ये रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको हमें एग्जैक्टली कितने अमाउंट में पड़ा वो हमें निकालना है, ये पूछा गया है। कॉस्ट का मतलब होता है कि एग्जैक्टली हमने इस पर खर्चा कितना किया, तो इसमें कौन कौन से खर्चे एडेड होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो होता क्या है, क्या आपके पास रॉ मटेरियल है? नहीं सर, रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं वो प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आ जाता है कि आपने भाई परचेज कितने में किया, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है परचेज प्राइस, ठीक है। ये इसी फॉर्म में याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको कहानी के फॉर्म में याद करवा रहा हूँ, आपको याद हो जाए तो ठीक है। अब देखिए परचेज कर रहे हैं आप रॉ मटेरियल, आपकी एक फैक्ट्री है, सीधी सी बात है आप एक बड़ा ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो बड़ा ऑर्डर देके तो हो सकता है कि आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका आ जाता है कि भाई आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट। और साथ ही साथ याद रहे सर, ट्रेड डिस्काउंट तो देते ही देते। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि ऑलरेडी हमने जब परचेज़ किया उस वक्त हमारे सप्लायर ने ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म करके रखा था कि भाई इतना डिस्काउंट, अगर आप इतना ऑर्डर देते हैं तो इतना डिस्काउंट हम दे देंगे, ठीक है। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? देखिए कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, रॉ मटेरियल हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है। अब इसकी पेमेंट की बारी है, तो पेमेंट हमको यहाँ पे अलो कर दिया गया है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें पेमेंट करना होता है ये, ठीक है। तुरंत पेमेंट नहीं करना, 30 डेज़ का टाइम पीरियड दिया गया है। अब हमें जो है सप्लायर को कभी कभार पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो कहता है कि अगर आप जो है 10 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं आपको ऊपर से 3% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, 4% डिस्काउंट दूंगा। ये तरीके के डिस्काउंट है जो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं होते, ये तो पेमेंट के लिए आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो पहले से ही आपको जो है ऑलरेडी बता दिए गए कि अगर आप इतना बड़ा ऑर्डर देंगे तो 2% डिस्काउंट दूंगा, उससे बड़ा होगा तो 5% दूंगा, ये ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का मतलब जो पेमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि अगर पेमेंट जल्दी कर दोगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा। इससे जो है बड़े ऑर्डर छोटे ऑर्डर से रिलेटेड नहीं है। कैश डिस्काउंट कहता है कि अगर जल्दी मुझे पेमेंट दे दो तो सॉरी, अगर जल्दी ऑर्डर दे देते हैं तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ये कैश डिस्काउंट है। और मैं आपको बता दूं कि आप जब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट को कहीं पे भी जगह नहीं दी गई है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैश डिस्काउंट को कॉस्ट माना ही नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि एक तरीके का कैश डिस्काउंट अलग पार्ट है, ये इन्वेंट्री से रिलेट नहीं करता। ये तो आपको जो है जल्दी पेमेंट चाहिए था, इसलिए आपने जो है जो परचेजर है उनको लालच दिया है कि भाई जल्दी पेमेंट करोगे तो परसेंटेज डिस्काउंट दूंगा, ये इससे रिलेटेड है, हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है। इसलिए कैश डिस्काउंट को यहाँ पे इग्नोर करा गया है। मैंने यहाँ पे लिखा भी था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, कैश डिस्काउंट इज ट्रीटेड एज इंटरेस्ट,
ठीक है। इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्ज, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं। क्यों इग्नोर किए जाते हैं? क्योंकि ये कोई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से रिलेट नहीं करते, ये अलग से आप जो है खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसे इन्वेंट्री से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आपने कोई पैसा ले रखा है, इस पे इंटरेस्ट जा रहा है, तो इंटरेस्ट भी थोड़ी ना कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, तो कैश डिस्काउंट इग्नोर करेंगे। ओके, ट्रेड डिस्काउंट अलोएबल है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड डिस्काउंट मैंने ले रखा है। ट्रेड डिस्काउंट अलोएबल है मतलब कि आपको जो है, जब आप मान लीजिए 500 रुपये की परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, वैसे तो बड़ी बड़ी परचेजेस होती है, मैं यहाँ पे छोटी अमाउंट में बता रहा हूँ। 500 रुपये की परचेजेज है जहाँ पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 20 रुपये का फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बताइए, डिस्काउंट मिलता है तो आपकी कॉस्ट कम होती है या फिर ज़्यादा होती है? सर कम होती है। डिस्काउंट का मतलब उतना पेमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? लेस होता है, इसलिए लेस, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस होता है, 480 रुपीज़ आपका आ चुका। इसके बाद क्या होता है भाई, कई कबार जो है आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं जहाँ पे सब्सिडी, ग्रांट वगैरह दे रखते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे रखी है, गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे रखी है, तो वो भी आपकी कॉस्ट को कम करता है, तो वो भी माइनस होगा, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, उसके लिए आपको जो है ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। वहाँ से जो भी हमारा सप्लायर है, वहाँ से हमारा रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री तक आता है, तो वहाँ पे रोड टैक्स, टोल टैक्स, इस तरीके के टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो वो भी टैक्स अलोएबल है। और प्लस आप जीएसटी भी आप पे करते हैं, तो जीएसटी भी अलोएबल है। जीएसटी भी आपको पता ही है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। लेकिन एक कंडीशन है, जीएसटी अलोएबल है, आप इसे जो है अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उसका जो आईटीसी है वो आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आईटीसी अवेलेबल है, फिर यहाँ पे आप बेनिफिट नहीं लेंगे, अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है, तो ही यहाँ पे जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि जीएसटी को अपनी कॉस्ट में ऐड करिए और ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं आप, ठीक है, अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईटीसी अवेलेबल है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेलेबल है, तो फिर यहाँ पे लेस यहाँ पे ऐड नहीं करना, ठीक है। तो इन शॉर्ट मेरी बात समझिएगा, जो चीज़ आपको पेमेंट करनी पड़ रही है वो ऐड करते हैं, जो चीज़ से आपकी कॉस्ट कम हो रही है वो लेस करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, सब्सिडी, इससे हमारे पेमेंट जो है कम करना पड़ता है। तो जो भी हमारी कॉस्ट को कम करता है वो लेस करेंगे, जो भी हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा वो ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद कस्टम ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके खर्चे लगते हैं, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, इंश्योरेंस आप करवाते हैं, इंश्योरेंस भी ऐड करना है क्योंकि आपका खर्चा ही हो रहा है। इसके बाद कमीशन पे करना पड़ता है अपने जो भी एजेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है। ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, फ्रेट पे करना पड़ता है। नेट कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है। ये मैं चीज़ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे नेट कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या होता है कि हमारा कोई इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल, जिसे कंटेनर में पैक करके दिया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके की हमारी प्रोडक्ट है जिसे कंटेनर में पैक करके देना पड़ रहा है, तो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। ये जिसमें इन्वेंट्री आपकी पैक है, देखिए ये कंटेनर आपको दिख रहा है, ये कंटेनर है हमारा, ठीक है। तो ये कंटेनर में क्या होता है कि हमारी इन्वेंट्री पैक होके आती है, ये कंटेनर के भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो सप्लायर इसके पैसे लेता है, फॉर एग्जांपल 500 रुपये ले लिए, ठीक है, ₹500 इसके चार्ज किए अलग से कंटेनर। तो ये भी आप अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि कंटेनर जो है वो नॉन रिटर्नेबल होना चाहिए, मतलब कि आपका ये खर्चा इन रियलिटी होना चाहिए। कई कबार क्या होता है कि सप्लायर हमें कंटेनर तो देता ही देता है, ठीक है, फिर कंटेनर जब आप इन्वेंट्री आपकी फैक्ट्री में पहुंच जाती है, फिर आप कंटेनर लौटा देते हैं, तो वो पैसा आपको वापस दे देता है, ठीक है। तो उस केस में आप अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, कंटेनर की कॉस्ट यहाँ पे ऐड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 500 आपको वापस दे दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर कई कबार क्या होता है कि भाई 500 का आपने कंटेनर पे किया है, सप्लायर को अगर आप वापस कर देते तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको देगा 300, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपका खर्चा कितना हुआ है, 300 रुपीज़ वो वापस कर देगा रिटर्नेबल, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट खर्चा कितना हुआ, 200, तो 200 आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो खर्चा आपका इन रियलिटी हो रहा है वही आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर कोई भी खर्चा नहीं हुआ, 500 रुपये का खर्चा था और 500 रुपये अगर हमें रिटर्न मिल चुके हैं, तो हमें कोई भी खर्चा नहीं लगा है, तो ऐड नहीं करेंगे,
ठीक है, इस तरीके की बात है। इन सबको आपको टोटल कर देना है, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ले रखा है कि जीएसटी आप ध्यान रखिए कि जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा। जीएसटी तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है परसेंटेज में गिवन होगा, ठीक है, परसेंटेज में गिवन होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो परसेंटेज किस पे, कौन सी अमाउंट पे परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें कहा गया है कि नेट प्राइस पे। नेट प्राइस का मतलब होता है कि परचेज प्राइस जिसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट वगैरह अगर है तो वो माइनस कर देंगे तो आपको नेट प्राइस मिल जाती है, ठीक है। परचेज प्राइस जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट अगर माइनस कर दिया तो हमें नेट प्राइस मिल जाती है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कि अगर लिस्टेड प्राइस, परचेज प्राइस जो भी कहे नाम, लिस्टेड प्राइस में से आपको डिस्काउंट माइनस कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जो नेट प्राइस। नेट प्राइस पे जीएसटी आपको जो है कैलकुलेट करना है। कई कबार डिस्काउंट नहीं होता है तो डिस्काउंट फिर नहीं है तो फिर आपको लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिस्टेड प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट तो आपको बता दिया कि कैश डिस्काउंट को इग्नोर करना है। प्लस अगर आपको किसी भी तरीके की पेनल्टी पे करनी पड़ी तो पेनल्टी आपकी गलती की वजह से है तो आप इसे कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। पेनल्टी आपकी गलती की वजह से तो आपको इसे कम्प्लीटली इग्नोर करके चलना है, आप इसे ऐड नहीं करेंगे। और अगर ऐड हो चुका है, क्वेश्चन ने कहा कि हमने ऐड कर दिया है तो उसे लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होता है कॉस्ट में। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजन शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट टू एसरटेन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कहता है, आप ये चीज़ एएस में पढ़ के आ रही है, यहाँ पे क्या कहता है कि अगर नॉर्मल रीज़न की वजह से, नॉर्मल रीज़न की वजह से हमें किसी तरीके का, हमें नॉर्मल रीज़न की वजह से हमें किसी तरीके का जो है शॉर्टेज हुआ है, कोई लॉस हुआ है, ठीक है, तो उस लॉस को आप जो है यहाँ पे कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा, देखिए लॉस को अगर माइनस नहीं करते तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और वही चार्ज हम कस्टमर से करते हैं, मतलब कि हमारे ये जो नॉर्मल रीज़न की वजह से लॉस हुआ है वो हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्मल रीज़न से जो है शॉर्टेज हुआ है तो वो हम डिडक्ट नहीं करते, नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट टू सर्टेन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, ठीक है। तो उस चीज़ को हम माइनस नहीं करते क्योंकि हम यहाँ पे अपना ये लॉस नहीं मानते क्योंकि वो नॉर्मल रीज़न की वजह से था, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जहाँ पे इलुस्ट्रेशन 1 आपको गिवन है। सबसे पहले वो देख लेते हैं हम, ये सबसे पहले मैं मिटा दूँ, यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए, ये आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं फास्टली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, फास्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए, एसकेडी कंपनी है, यहाँ पे कहता है कि एक रजिस्टर नहीं है जीएसटी के अंदर, ठीक है। अब जीएसटी में रजिस्टर नहीं है तो सीधी सी बात है इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मिला नहीं होगा क्योंकि जीएसटी के अंदर ये रजिस्टर है नहीं। आगे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा। कहता है कि हमने 1 लॉट परचेज़ करा है जहाँ पे 1000 यूनिट है और कहता है लिस्टेड प्राइस जो हमारी है 1 लॉट के अंदर जहाँ पे 1000 यूनिट मटेरियल जो है वो इंक्लूडेड होता है, इसका प्राइस है, लिस्टेड प्राइस आपको सबसे पहले दे रखा है 50,000, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे 50,000। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट अलोएबल होता है, कैश डिस्काउंट अलोएबल नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला है तो वो माइनस कर देंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड प्राइस कह रखा है, लिस्टेड प्राइस पे हमें चार्ज करना है तो 5000 आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा, 50,000 का 10%, ठीक है। लिस्टेड प्राइस ये रहा, लिस्टेड प्राइस 50,000, इसका 10% 5000 ये हमने माइनस कर दिया। इसके बाद जीएसटी अलोएबल है, होता है, लेकिन अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो, अगर वहाँ पे क्रेडिट का बेनिफिट ले रहे तो फिर यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट मैं कहूँ डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल रखा है कि यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो हाँ जी, तो यहाँ पे बेनिफिट ले लीजिए आप। 12% आपको कहा गया है कि जीएसटी है, 12% में से 6% एचजीएसटी, 6% सीजीएसटी, तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कि भाई सीजीएसटी 6% और एचजीएसटी 6%, और किस पे कैलकुलेट होता है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, नेट अमाउंट पे होता है। नेट अमाउंट का मतलब होता है लिस्टेड प्राइस लेना है और उसमें से अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस कर देना। क्वेश्चन में अगर ट्रेड डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन है तो माइनस कर देना, जो भी अमाउंट आया है यहाँ पे देखिए 45,000, तो इसी पे आपका जो है कैलकुलेट होगा जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके जी, तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ओके।
इसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को इग्नोर करके चलते हैं हम, ठीक है। विल बी गिवन ओनली इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 30 डेज़, ये चीज़ हमें रेलिवेंट नहीं है क्योंकि कैश डिस्काउंट हम कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं। और इस पर आपको नोट भी लिखनी होती है क्योंकि इसके नंबर होते हैं, ठीक है। नोट्स भी आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई जीएसटी किस पे कैलकुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्टेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, इसके नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं। इसके बाद फ्रेट वगैरह जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है आप इसमें ऐड करेंगे, अपना खर्चा हो रहा है। टोल टैक्स पेड, ठीक है, तो ऐड करेंगे, यहाँ पे चीज़ें आप देखते जाइए। इसके बाद डेमरेज, मैंने कहा था कि भाई किसी भी तरीके की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ अवेलेबल नहीं है कि आप अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करें, ठीक है। ये चीज़ आपको अवेलेबल नहीं है, ये कैश डिस्काउंट की तरह ही इग्नोर किया जाता है। इसके बाद कहता है कमीशन एंड ब्रोकरेज पे किया, हाँ जी ये अवेलेबल है, आप ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अमाउंट डिपॉजिट फॉर रिटर्नेबल, रिटर्नेबल है कंटेनर, रिटर्नेबल का मतलब होता है इसके बदले कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा हमें, ठीक है। जो हमारा सप्लायर है इसके बदले पेमेंट करेगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि 6000 में से कितने पैसे हमें मिल चुके वो हमें देखना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, कंटेनर हमें रिटर्न हो रहा है, ये कहता है कि 4000 रुपये हमारा सप्लायर दे देगा। तो एग्जैक्टली हमारा खर्चा कितना हुआ, 2000, ठीक है। 6000 हमने खर्चा किया था, 4000 वापस मिल गया, तो एग्जैक्टली हमारा एग्जैक्ट खर्चा कितना हुआ 2000, तो 2000 ही लिखेंगे, ठीक है। एंट्री 2000 की होगी, इतने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अदर एक्सपेंस कहता है कि 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दे रखा, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, जितना भी टोटल कॉस्ट होगा। देखिए टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि ये सारे खर्चे, जितने भी ये खर्चे हैं प्लस अदर को, ठीक है, ये सारे खर्चे और प्लस अदर एक्सपेंस, जो आपके अदर कॉस्ट है, अदर एक्सपेंस है, वो भी इंक्लूडेड हो, तब हम कहते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो सारे खर्चे का मतलब होता है ये सारे खर्चे आपको यहाँ पे 50,000 से लेके यहाँ तक, मतलब कि ये आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे आपको जो है 58,800, ये सारे खर्चे का टोटल आ रहा है, प्लस इसमें अदर एक्सपेंस भी ऐड हो जाए तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि कितना परसेंट है, इसने कहा अदर एक्सपेंस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। अगर इसमें मैं अदर एक्सपेंस ऐड कर दूँ, अदर एक्सपेंस ऐड कर दूँ, तभी मुझे जो है टोटल कॉस्ट मिल सकता है, तभी मुझे टोटल कॉस्ट मिल सकता है, तब तक मुझे टोटल कॉस्ट नहीं मिल सकता। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है 100% अमाउंट, ठीक है। अब इसने क्या कहा, अदर कॉस्ट कितना है, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है, 2% ऑफ टोटल कॉस्ट TC, ठीक है, ये अदर कॉस्ट है, ओके। तो हम यहाँ पे पूरे का पूरा अमाउंट निकाल सकते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट हमारा 100% है, अदर एक्सपेंस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है, तो ये चीज़ कितना परसेंट होगा, 98%। क्या ये चीज़ क्लियर है? अगर 2%, यहाँ पे टोटल इतना ही खर्चा है जो हमारा 100% टोटल कॉस्ट बन जाता है। 100% टोटल कॉस्ट में से अगर मैं कह दूँ कि अदर एक्सपेंस 2% है, इसके अलावा जो भी अमाउंट है वो तो हमें मिल चुका है, तो ये क्या होगा 98%, ठीक है। अब हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर जो भी अमाउंट पता है हमें, जो भी अमाउंट हमारा कितना अमाउंट है यहाँ पे 58,800, अगर वो अमाउंट पता है और उसका परसेंटेज पता है कि वो कितना परसेंट अमाउंट है टोटल का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उस अमाउंट को उसी परसेंटेज से डिवाइड कर दे तो हमें 100% अमाउंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 58,800 हमें पता है, हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 98%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 58,800 जो है डिवाइड बाय 98%, ठीक है। ये करने से हमारा आंसर आ जाएगा 60,000, ये 100% अमाउंट मिल गया, ये 100% मतलब कि टोटल कॉस्ट ये 60,000 हमें मिल चुका, ठीक है। ये 58,800, इसमें अदर एक्सपेंस ऐड करना है तब हमारा 60,000 बनता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे अदर एक्सपेंस कितना होगा, तो 60,000 में से 58,800 माइनस कर देते तो अदर एक्सपेंस आपका आ जाएगा कितना 1200, काम ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हुई। ये चीज़ को मैं जो है 3 स्टेप जो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं 3 स्टेप मॉडल, उससे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए 58,800 जो अमाउंट है वो 98% की इक्वल है, ठीक है। तो
हमारा 100% के इक्वल कितना होगा अमाउंट, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि 58,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 98, तो 58,800 इंटू 100 डिवाइड बाई 98, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 60,000। ये दोनों चीज़ें एक ही है। ये बचपन से हम पढ़ के आते हैं इस तरीके का मॉडल, ठीक है, 3 स्टेप मॉडल, जहाँ पे एक चीज़ हमें नहीं पता होती, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो चीज़ आपको पसंद आए, ठीक है। 1200 हमारा आंसर आ चुका है, 60,000 टोटल कॉस्ट, और ये काम ख़त्म, ठीक है। इसके अलावा ये कहता है कि भाई 20% ऑफ मटेरियल जो है वो शॉर्टेज है, लेकिन नॉर्मल रीज़न की वजह से। अगर नॉर्मल रीज़न की वजह से है तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि कहा कि भाई नॉर्मल रीज़न की वजह से है, तो यहाँ पे हम इसकी कॉस्ट को माइनस नहीं करते, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस्ट को हमने माइनस नहीं किया। हालांकि हमारे 200 कैसा है कि टोटल 1000 यूनिट है, जिसमें से 20%, तो 1000 का 20%, 200 यूनिट्स हमारे लॉस हुए हैं। लेकिन लॉस किसकी वजह से? नॉर्मल रीज़न की वजह से। नॉर्मल रीज़न की वजह से इसलिए कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। हालांकि यूनिट तो हमारे गए, ठीक है, वो तो लॉस हो चुके, लेकिन कॉस्ट माइनस नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपको कहा है कि पेमेंट टू सप्लायर, कहता है कि विद इन 20 डेज़ के हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन ये चीज़ किसके लिए है? कैश डिस्काउंट के लिए, और कैश डिस्काउंट तो हमें इग्नोर करके चलना होता है, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए काम ख़त्म। तो हमारे यूनिट कितने बन गए? 200 लॉस हुए, 800 यूनिट्स बन गए, और 60,000 हमारी टोटल कॉस्ट। तो 60,000 डिवाइड बाई 800, तो पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी 75, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन 1 था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दे के ही आपको मैं इसे आपको होमवर्क में दूंगा। देखिए सिंपली यहाँ पे देखिए 2 मटेरियल की बात करी गई है, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि मैंने आपको कह दिया कि भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी अलाउेबल होती है, आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अगर क्रेडिट अवेलेबल है, ऐसा कुछ यहाँ पे कह रखा होता, तो फिर हमें इसे इग्नोर करके चलना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आप जो है सिंपली ऐड करेंगे। इसके बाद रेलवे फ्रेट वगैरह है ऐड होगा, और आपको यहाँ पे चीज़ें गिवन है। इसके बाद कहता है कि शॉर्टेज हुआ है 500 kg का केमिकल ए में, और 320 kg का केमिकल बी में, लेकिन ये कहता है कि ये नॉर्मल रीज़न की वजह से, ठीक है, नॉर्मल रीज़न की वजह से। तो बताइए नॉर्मल रीज़न में तो हम कॉस्ट माइनस करते नहीं है। हाँ, यूनिट तो चले गए काम से, तो वो तो हम माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे 10,000 यूनिट है, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ है, और 10 रुपीज़ पर kg, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10, तो 10,000 यूनिट, और यहाँ पे 8,000, ठीक है, यहाँ पे 1,04,000 है, डिवाइड बाई 13 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, तो डिवाइड बाई 13 करेंगे, 8,000 यूनिट मिल जाएंगे। इसने कहा कि 500 यहाँ पे लॉस हुआ है, और 320 यहाँ पे लॉस हुआ है, तो ये माइनस तो हो गए, यूनिट तो इतने बचे, लेकिन नॉर्मल जो आपकी कॉस्ट होती है, नॉर्मल जो आपका लॉस होता है, उसकी हम यहाँ पे कॉस्ट माइनस नहीं होंगे, ठीक है, कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कहीं पे भी नॉर्मल कॉस्ट, ये जो हमारा लॉस हुआ है 500 और 320, इसकी कॉस्ट हमने माइनस नहीं की है, ठीक है। नॉर्मल रीज़न की वजह से होता है, उसकी कॉस्ट हम माइनस नहीं करते। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी नॉर्मल रीज़न का जो यहाँ पे खर्चा हुआ है, उसकी कॉस्ट हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे कस्टमर के पास से रिकवर करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रीज़न था, हमारी कोई गलती नहीं थी। इसने कहा 2% फर्दर एक प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, मतलब कि 2% हमें लगता है कि और लॉस हो सकता है, तो और लॉस हो सकता है, तो वो भी हमने यहाँ पे माइनस किया। इसे भी एक तरीके का नॉर्मली हम मानते हैं, ठीक है, कि और लॉस हो सकता है, प्रोविज़न है एक तरीके की, तो इसे भी हम जो है एक तरीके का नॉर्मल लॉस आप मान के चलिए, ठीक है। वैसे प्रोविज़न यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे प्रोविज़न फॉर ये लिखिएगा, ठीक है, जो यहाँ पे वर्ड दे रखा है, ठीक है, डिटेंशन, तो प्रोविज़न आप यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, और आप यहाँ पे यूनिट माइनस करेंगे। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में तो 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये जो परचेज प्राइस है वो लिखेंगे, इसके बाद अदर खर्चे जो है वो आप ऐड करेंगे। अदर खर्चे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद आपका जो है इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 1 का छोटा सा पार्ट है जो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पे जो है बात करते हैं आगे मटेरियल स्टोरेज एंड, जो यहाँ पे सिंपली अब हम बात करेंगे फॉर्मूलेस के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूलेस पे आइए। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूलेस के ऊपर, हाँ जी, फॉर्मूलेस के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए मेरे नोट्स पे आ जाइए। ये देखिए आपके सामने नोट्स है,
यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप जो है इसे फॉर्मूलेस को रीड कर लीजिए अच्छे से। मैंने पीडीएफ तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है आपको, फिर से मैं एक बार टेलीग्राम पे वापस से डाल दूँगा। पहले तो ऑलरेडी डाल रखी थी, वापस से मैं डाल दूँगा ताकि आपको वापस से मिल जाए। वैसे बेसिकली करना कुछ नहीं होता है, आपको टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है, ठीक है, आप सर्च भी करेंगे, कोई लिंक की ज़रूरत नहीं है टेलीग्राम ग्रुप की। आप सर्च करेंगे सिंपली मेरा नाम जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम है कालरे कैतुल, वही सेम सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम ही कालरे कैतुल रखा है, तो आपको वो ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए आप। जो है यहाँ पे ये फॉर्मूलेस मैंने डाल रखे, फॉर्मूलेस एक बार रीड कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। देखिए फास्ट ट्रैक है तो सीधी सी बात है, मैं आपको फास्टली कवर करवाऊँगा, आपको टाइम से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है इसे कवर करने के लिए 1.5 आवर्स मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 1.5 आवर्स जो है मोर देन सफिशिएंट है मटेरियल कॉस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें हमने 30 मिनट्स दिए हैं, ठीक है। और बाकी का टाइम यहाँ पे जाएगा, और कुछ मुझे पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करने हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसी के साथ आपका 1.5 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपको मैं ये टाइम दे रहा हूँ कि आप एक बार इस फॉर्मूले को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है।